हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट को याद कर रहे हैं ट्रिक के साथ। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर, रिलेट करवा के याद करवा रही हूँ। हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, ज्योग्राफी स्टार्ट की है, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, लेकिन सबसे पहले हम खत्म क्या करेंगे तो हिस्ट्री वाला पोर्शन और ज्योग्राफी, दो सब्जेक्ट पहले खत्म करेंगे, उसके बाद दो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं और ज्यादा मोटिवेट भी हो सकूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेक्चर ला सकूं और जल्दी से हम लूसेंट खत्म करें पूरी। ठीक है, आज जो है ये हमारा दूसरा लूसेंट का टेस्ट है। एक हफ्ते में हम जितनी चीजें पढ़ते हैं उसका लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं। लास्ट टाइम एक टेस्ट हुआ था आपका, जो टेस्ट नंबर 1 था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही आप मेरे वीडियोस कवर करते जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, स्टैटिक जीके हो, उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो आपको कितनी याद है और कौन सी चीज याद नहीं है। जो चीज याद नहीं होगी उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो याद रखिएगा कि जो चीज आपको याद नहीं है, टेस्ट से क्या पता चलेगा कि हमें क्या याद नहीं है, और जो चीज याद नहीं है उसका हमें क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जो चीज आपको एक बार में याद हो गई है वो हमेशा याद रहेगी, लेकिन जो चीज आपको शुरुआत में याद नहीं है उसके लिए रिवीजन चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, मतलब ज्यादा जो लेक्चर्स हैं वो हिस्ट्री के किए हैं, ज्योग्राफी के हमने कम लेक्चर किए हैं। तो उसी हिसाब से मैंने आपका जो ये टेस्ट है वो बनाया है। आपको शुरू से लेके लास्ट तक क्या करना है, अपने पास रफ रखना है और रफ में लिखते जाना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। खुद को इवैल्यूएट जरूर करिएगा कि आपसे कितना बना और अभी अब कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा ये तो हमारे क्लास टेस्ट हैं, जैसे ही हम एक हफ्ते वाले टेस्ट है ना, तो वीकली टेस्ट मान सकते हैं आप इसको। उसके अलावा जब कंप्लीट आपका लूसेंट हो जाएगा तो हम एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन की मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2,500 का इनाम और थर्ड रैंक वाले को 1,700 का इनाम। तो ऑनलाइन होगा आपका टेस्ट, इसलिए पार्टिसिपेट जरूर करिएगा और एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी पढ़ के समझने के लिए और आंसर करने के लिए। आप अपने रफ में सारी चीजें लिखते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइजेस द निर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध? हमें बताना है निर्वाण से संबंधित कौन सा क्या है यहाँ पे प्रतीक है। आपने पढ़ा है अलग अलग प्रतीक, कमल, चक्र, स्तूप या पदचिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वाण से संबंधित, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, निर्वाण से संबंधित कौन सा है? लोटस है, चक्र है, स्तूपा है या पदचिन्ह आपके फुटप्रिंट है। ठीक है, याद आ गया सबको क्या है ये है आपका पद चिन्ह। आपने पढ़ा होगा, जब हमने पूरे क्या पढ़े हैं, प्रतीक पढ़े हैं, तो कमल तो किससे हो गया, जन्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, चक्र हो गया आपका जो फर्स्ट उपदेश है, प्रथम उपदेश है, उससे रिलेटेड हो गया। उसके अलावा जो आपका स्तूप है ये मृत्यु से हो गया। ठीक है, आपका गृह त्याग है, जब घर छोड़कर गए थे, तो घोड़ा है उसका प्रतीक। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ज्ञान जो है वो पीपल के नीचे मिला था, तो पीपल है ज्ञान का प्रतीक, ये आपको याद रखना है। फिर महाभिनिष्क्रमण शब्द का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड महाभिनिष्क्रमण? अब मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो अलग अलग शब्द पढ़ेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड, है ना। महाभिनिष्क्रमण हो गया और धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, तो आपको बताना है इसमें से महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्धाज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, या गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग। तो यहाँ पे गौतम बुद्धाज रिनंसिएशन ऑफ होम। फिर गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, तो फर्स्ट सर्मन गिवन बाय गौतम बुद्ध, या गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। तो जो आपका महाभिनिष्क्रमण है, ये शब्द बताता क्या है? ज्ञान की प्राप्ति बताता है, या गृह त्याग बताता है, या प्रथम उपदेश बताता है, या मृत्यु बताता है। ठीक है, थोड़ा सा याद करिए और बताइए, ये जो आपका महाभिनिष्क्रमण है ये दिखाता है गौतम बुद्ध का गृह त्याग। ठीक है, रिनंसिएशन ऑफ होम। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण मैंने बोला था ना कि वहां पे जैसे ही निकलेंगे घर से, गृह त्याग करेंगे, तो आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाएगा।
ठीक है, याद है। और जब हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो फिर उसके बाद प्रथम उपदेश देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो मैंने आपको ये सारी चीजें रिलेट करवाई थी। फिर है गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संकलन है द कंपाइलेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ गौतम बुद्धा इज। यहाँ पे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किसमें है। याद करिए, धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किसमें है, सुत्त पिटक में है या अभिधम्म पिटक में या विनय पिटक में। विनय पिटक में तो हमने बोला था नियम कानून बताए गए हैं भिक्षु और जो भिक्षुणी हैं उनके लिए। आपका ये जो धार्मिक सिद्धांतों का संकलन है ये किसमें है, आपके सुत्त पिटक में है। ठीक है, और ये संवाद रूप में है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि धार्मिक सिद्धांतों का संकलन हो गया सुत्त पिटक में। ठीक है, इसी का फिर प्रश्नोत्तर फॉर्म में और आगे चीजें आपको फिर अभिधम्म पिटक में मिलेंगी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री ज्वेलर्स ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पे आप थ्री ज्वेल्स भी कर सकते हैं या त्रिरत्न भी कर सकते हैं, ऐसा त्रिरत्न भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, बुद्ध, धम्म, निरोध या संघ। मैंने आपको बताया जैन धर्म के हो चाहे बौद्ध धर्म के हो, आपको जो ये त्रिरत्न है वो अच्छे से याद रखना है। चौथा कुछ भी ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये हो गया इनमें से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बुद्ध, धम्म, निरोध, संघ। तो ये आपको अच्छे से याद होगा कि हमने तीन कौन कौन से पढ़े हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। हमें बताना है यहाँ पे स्थान कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कुंडलवन। तो आपको वो डब्बा याद रखना था जो मैंने बताया था, और यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा वाला फिर यहाँ पे आप देखेंगे चौथा वाला कहाँ पे हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो आपको फिर याद आ जाएगा कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन, कश्मीर में। किसने करवाया था, कनिष्क द्वारा। तो कुंडलवन आपका जो हो गया चौथी बौद्ध संगीति। तो यहाँ पे आप जैसे ही बॉक्स याद करेंगे देखेंगे यार लास्ट में जो है आपका क्या था, उससे आपका रिलेट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। बौद्ध संगीति है एक तरफ और एक तरफ है आपके अध्यक्ष। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्चुअली रह गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑप्शन रह गया है तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, और ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये हो गया आपका चतुर्थ, और ये हो गया आपका वसुमित्र। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं था तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चौथा ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना है, एक तरफ बुद्ध संगीति लिखी हुई है, एक तरफ उनके अध्यक्ष लिखे हुए हैं। आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए। प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे, द्वितीय में अश्वघोष थे, तृतीय में मोगलीपुत्र तिस्य थे और चतुर्थ में वासुमित्र थे। अब आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे जब हम द्वितीय वाला जो पढ़ रहे हैं ये अश्वघोष, अश्वघोष आपको कहाँ मिलेगा, ये फोर्थ बौद्ध संगीति में मिलेंगे, है ना, वसुमित्र के साथ। यहाँ पे द्वितीय वाले में कौन रहता है, सब कामी, सब काम कर लेता है। कौन, काला काला जो अशोक है, किसके लिए, वैशाली के लिए। याद है आपको, हमने रिलेट किया था। तो वैशाली में होता है, काला अशोक के टाइम पे होते हैं, और सब कामी जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर भूटान और तिब्बत में बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रचार गुरु पद्म संभव द्वारा किया गया था। विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोपोगेटेड बाय गुरु पद्म संभव इन भूटान एंड तिब्बत। मैंने आपको बताया था, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे पद्म संभव जी हैं, जिनकी हमें क्या है, मूर्ति है, हिमाचल प्रदेश में हमने मूर्ति बना रखी है। उन्होंने भूटान और तिब्बत वाले इलाके में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब बात यह है कि किस शाखा का प्रचार प्रसार किया है उन्होंने, महायान शाखा, वज्रयान शाखा, हीनयान शाखा या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद करिए, हमने बोला था वहां थोड़ा किससे रिलेटेड है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। तो ये कौन सी शाखा है, ये है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित। और मैंने बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि वो किस शाखा का प्रचार प्रसार कर रहे थे या वो किस शाखा से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, वज्रयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए और बताइए। इसमें
महाराष्ट्र में स्थित भजा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? भजा केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है भजा की गुफाएं जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं। ये वैसे भी हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? बौद्ध धर्म से कर रहे हैं, और जैन धर्म हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, तो थोड़ा सा वहां से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि सीधी बात है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं याद है ना, बिल्कुल आपने अचानक से देखा, तो यहाँ पे मैंने भजन से रिलेट करवाया था आपका, है ना, तो किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, उसके अलावा जो आपके स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, वहां से भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बाय हुम वॉज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट? सातवाहन के द्वारा, मौर्यों के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, या पल्लवों के द्वारा? तो यहाँ पे आपको बताना है कैलाश मंदिर, जो मैंने आपको बताया था पहाड़ पूरा काट कर बनाया गया है एलोरा में, ठीक है, शैव धर्म से संबंधित है। तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, ठीक है। पूरे राष्ट्र में कैलाश मंदिर जो है उसको फेमस करना चाहते थे राष्ट्रकूट, एलोरा, कैलाश मंदिर, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है, ये हमने शैव धर्म के टाइम पे पढ़ा हुआ है। फिर लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किसमें प्राप्त होता है? द फर्स्ट क्लियर एविडेंस ऑफ लिंग वर्शिप इज फाउंड इन महाभारत, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, या रामायण? ये भी जब हमने शैव धर्म में पढ़ा है, वहां पे आपका पढ़ा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है, हमें बिल्कुल क्लियर कट एविडेंस मिलता है। कहाँ मिलता है? आंसर करिए इसका सही। ये हो गया आपका मत्स्य पुराण में। मैंने बताया था ना, मछली वाले पुराण में हमको स्पष्ट वर्णन मिलता है लिंग पूजा का। उसके अलावा ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, इन सब में भी लिंग पूजा का वर्णन है। लेकिन आपको बताना है कि एविडेंस जो है, स्पष्ट प्रमाण कहाँ पे मिल रहा है? तो मछली वाले पुराण में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मत्स्य पुराण, ठीक है। फिर आपको बताना है लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? विच इज द मेन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ लिंगायत सेक्ट? इसमें मैंने आपको बताया था कि मेन जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है ना, प्रकार याद रखने हैं, उसके अलावा किस वाले एरिया में फेमस हुआ था, अगर उसका धार्मिक ग्रंथ है तो वो क्या है, वो याद रखना है। तो आपको बताना है लिंगायत से संबंधित, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित कौन सा आपका धार्मिक ग्रंथ है? लघुलीश, शून्य संपादने, कल्पसूत्र, या 5-4 थे? अच्छे से याद करिए, ये है आपका शून्य संपादने, ठीक है। शून्य से रिलेटेड था, जो आपके लिंगायत हैं किससे रिलेटेड है? शून्य से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो शून्य का संपादन किया था किसने? लिंगायत संप्रदाय ने, ठीक है। फिर नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? व्हाट इज द स्टेटेड नंबर ऑफ नैनार सेंट? 12, 64, 63, या 60? तो आपको मैंने बताया है कि ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। नैनार और अलवर दोनों संतों की संख्या पूछी गई है। उसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया। तो ये नैनार संत किससे संबंधित है? नयन, आपका शैव धर्म हो गया, ये मैंने आपको बताया था, है ना। उसके अलावा इनकी संख्या टोटल कितनी थी? तो याद रखिएगा कितनी थी, ये थी आपकी 63, ठीक है। 63 संख्या बताई गई है नैनार संतों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ कृष्णा फाउंड? कहाँ पे मिलता है हमें कृष्ण जी का? वैष्णव धर्म से रिलेटेड है ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या कठ उपनिषद? इसका मैंने रिलेट करवाया था कि कृष्ण जी क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत बांसुरी वगैरह बजाते हैं, तो किससे रिलेट हो गया? संगीत से। संगीत से रिलेटेड हो गया तो क्या हो गया आपका? छंद रिलेटेड हो गया, तो ये हो गया आपका छांदोग्य, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जिसमें कृष्ण जी का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये छंद से रिलेटेड हो गया आपका कृष्ण जी का। फिर शुद्ध अद्वैत मत के आचार्य कौन थे? हु वॉज द आचार्य ऑफ शुद्ध अद्वैत सेक्ट? रामानुज, आनंद तीर्थ, निम्बार्क, या वल्लभाचार्य? मैंने आपको बताया था ना विशिष्ट वाले कौन से हैं, शुद्ध वाले कौन से हैं, फिर आपके अद्वैत वाले कौन से हैं। मैंने आपको चारों अच्छे से रिलेट करवाए थे। शुद्ध हमने किसको याद किया था? शुद्ध जो है वो शिव से रिलेट किया था ना, रुद्र भगवान शिव से रिलेट किया था। और कौन थे इसके? तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किसको शुद्ध मानते हैं? रुद्र भगवान को, है ना। तो याद रखिएगा शुद्ध अद्वैत की बात आएगी तो किससे रिलेटेड है ये? वल्लभाचार्य से रिलेटेड है,
ठीक है। जैसे रामानुज हो गए, तो इनका किससे रिलेटेड था? वैष्णव धर्म से। और ये किससे थे आपके? ये थे आपके विशिष्ट अद्वैत से, है ना। विशिष्ट होता है राम जी का जो जन्म है, मतलब अवतार है राम जी का, वो हमने विशिष्ट माना था वैष्णव धर्म के लिए, तो हमने ऐसे रिलेट किया था। आप देखेंगे कि जब आप रिलेट बहुत अच्छे से करते हैं तो 4 ऑप्शन में से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी रहती है, तो आपका दिमाग मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है यही है, हमने यही रिलेट किया था। नहीं तो हर टेस्ट में आप देखेंगे जहां पे आपका 50-50 जो है वो अटक रहा है कि यार ये भी है कि ये भी है, तो आपके चांसेस रहते हैं कि गलत हो जाएगा वो, और बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको इतनी अच्छी सटीक ट्रिक बनानी है, सटीक तरीके से याद करना है जिससे आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। खलीफा का जो पद है उसका अंत किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द पोस्ट ऑफ कैलिफ एंड? अब आपको बताना है एंड कब हुआ था कैलिफ का पोस्ट, खलीफा का पद। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपका, अभी आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया वाले में, लेकिन अब क्योंकि हमने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। 1920, 1924, 1925 या 1930? जब हम इस्लाम धर्म पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि खलीफा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद होता था इस्लाम धर्म में, और ये एंड होता है 1924 में। करता कौन है? तुर्की का राजा, या कमाल राजा था, कमाल पाशा, वो एंड करता है 1924 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका खलीफा का पद एंड होता है। फिर ईसा मसीह के जन्म का स्थान वर्तमान में कहां स्थित है? वेयर इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लोकेटेड एट प्रेजेंट? सीरिया, ईरान, इजराइल या सऊदी अरब? इसका भी मैंने बताया था कि याद रखिएगा कहां पे हमेशा झगड़ा चलता रहता है, आपको याद होगा अच्छे से, तो इजराइल में मैंने बताया था। वैसे भी इजराइल की कैपिटल भी है जेरूसलम, अब उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जेरूसलम आपको कहां मिलेगा, जन्म कहां हुआ है, पहले तो ये याद करना है जेरूसलम में। जेरूसलम कहां है? तो स्थान का, जन्म का स्थान वर्तमान में कहां है? तो ये हो गया आपका इजराइल। वैसे भी आप देख रहे हैं इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, तो वहां की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाता है? व्हाट इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ पारसी रिलीजन कॉल्ड? बाइबल, कुंदनद्वी, जिंद अवेस्ता या हेवनवेल? यहाँ पे आपको अच्छे से याद है, हमने करा था जिंद अवेस्ता से, ठीक है। जिंद अवेस्ता जो है पारसी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक ही 2 मेन फैक्ट बताए थे कि एक तो संस्थापक पूछ लेगा, है ना, और उसके अलावा इसका धार्मिक ग्रंथ पूछ लेगा, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है याद करने के लिए। फिर ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा किस नदी द्वारा बनाई जाती है? विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? गंगा, सिंधु, काली या संकोश? आपको मैंने बताया था ना, उत्तराखंड वाले इलाके के बाद जैसे ही आपका नेपाल चालू होगा, ठीक है, उत्तराखंड के बाद, तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनाती है वो कौन सी है? काली नदी, या यही ऑप्शन आपको महाकाली नदी के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है। मैप के साथ हमने इसको याद ही किया था। नेक्स्ट देखिए, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? थ्रू विच पास डज सतलुज रिवर एंटर इंडिया? किस नदी, किस दर्रे से आती है चीन से आपके भारत वाले इलाके में? तो तुजू दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा या रोहतांग दर्रा? तो अगर आपको मैप याद होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप बता देंगे कि ये है आपका शिपकीला दर्रा। छिपकली से हमने याद किया था ना, छिपकली से आपका जो है सतलज आ रही है अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपके बॉर्डर में था। यहाँ पे दर्रा जो है ये बना हुआ है और यहाँ से आपकी क्या है, सतलज रिवर आ रही है भारत में। फिर है काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? वेयर इज द काराकोरम पास लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो मैंने मैप में आपको बताया था सबसे ऊपर आपको काराकोरम दर्रा मिलेगा, याद होगा अगर तो, है ना। तो कहां पे है? ये मिलेगा आपको लद्दाख वाले इलाके में। और अगर पूछता है कि किस किस के बीच है तो आप बताएंगे कि भाई ये भारत और किसके, चीन के बीच है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाले इलाके में आपको ये काराकोरम दर्रा मिलेगा, ठीक है। वैसे भी हम काराकोरम अभी माउंटेन रेंज भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो याद हो जाएगा कि लद्दाख वाले इलाके में ही हो सकता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और बताइए, श्रीनगर और लेह किस दर्रे से जुड़े हैं? श्रीनगर एंड लेह आर कनेक्टेड बाय विच पास? अब मैंने यहाँ पे ऐसे बताया था कि ये आपका श्रीनगर हो गया, ये जम्मू हो गया, ठीक है, श्रीनगर यहाँ से कनेक्टेड है आपका, फिर कारगिल, और कारगिल से आगे जाके ये कनेक्टेड हो गया आपका लेह, ठीक है। तो हमने ये तो देखा है अच्छे से कि यहाँ पे जो मनाली वाला इलाका है वहां से अगर हम लेह की तरफ जाएंगे हिमाचल प्रदेश से, तो यहाँ पे कौन से आपके 2 दर्रे पड़ रहे थे, याद होगा अगर आपको। अभी श्रीनगर से हमें बताना है लेह वाले इलाके में यहाँ कौन सा दर्रा आपका पड़ेगा,
ठीक है, जोजिला, बनिहाल, बोमडीला या बुर्जिल। मान लीजिए आपको नहीं पता कि श्रीनगर से लेह वाले में कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे जो ऑप्शन है उनको देखना चालू करिए। बुर्जिल जो है, बुर्जिल हमने बुजुर्ग से याद किया था, श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा था, इधर गिलगिट वाला स्थान। बोमडीला, बम हमने गिराया था अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। बनिहाल, ननिहाल जो था किसका था, जम्मू कश्मीर और इधर जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा था, तो ये भी नहीं है। बचता है जोजिला, तो आपका जोजिला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जोजिला इस वाले इलाके को कनेक्ट करता है और ये आगे जाके फिर लेह से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। थोड़ा मैंने क्वेश्चन बीच बीच में टफ भी बनाना है, एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ाया है वही नहीं बनाया, थोड़ा आपको दिमाग लगाने के लिए भी क्वेश्चन मैंने चेंज किए हैं, जिससे आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाए। आपको नहीं पता जोजिला के बारे में, आप बाकी 3 के बारे में देखिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के हमेशा 2 तरीके होते हैं, या तो सीधे सीधे आपको आंसर पता हो या आपको आंसर नहीं पता, तो जो आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें आप देखिए कि कौन सा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हिमालय का निर्माण के अवसाद से हुआ है। द हिमालयाज हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंटेशन ऑफ प्रशांत महासागर, अरब सागर, टेथिस सागर या भूमध्य सागर। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियन प्लेट थी, जब वो टकराती है तो बीच में कौन सा सागर रहता है, टेथिस सागर, टेथिस सी रहता है, और इसी के सेडिमेंट के कारण आपके हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम हिमालय और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि टेथिस सागर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, सेडिमेंट से हुआ है टेथिस सागर, आपके मतलब टेथिस सागर के सेडिमेंट अवसाद से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर आता है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है। 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार, अंडमान और इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका। तो आपको 10 डिग्री चैनल अच्छे से याद रखना है, हमने कहाँ पे पढ़ा था। 10 डिग्री अलग कर रहा था अंडमान और निकोबार को, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। और अगर हम डिटेल में जाएं तो फिर कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है। वेयर इज द सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार लोकेटेड। उत्तरी अंडमान जो नॉर्थ अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान, मध्य, मिडिल अंडमान या लिटिल अंडमान, तो इन चारों में से आपका सैडल पीक कहाँ पे मिलेगा। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, उत्तरी अंडमान, सबसे ऊपर वाले इलाके में ही हमने पढ़ा था सैडल पीक। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा। फिर रावी नदी का संबंध किस दर्रे से है। रावी रिवर इज रिलेटेड टू विच पास, रोहतांग, जोजिला, नाथुला या काराकोरम। काराकोरम हमने देख लिया लद्दाख वाले इलाके में, रावी के आसपास होगा नहीं। नाथुला सिक्किम वाले इलाके में, ये भी नहीं होगा। जो आपका जोजिला है ये भी कहाँ है, लद्दाख वाले इलाके में है, मतलब आपका अभी हमने देखा कि श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कर रहा है, तो बचता है आपका रोहतांग दर्रा। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रावी नदी यहीं से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, तो ये हो गया आपका रोहतांग दर्रा। हमने रोहित से किया था, याद है ना, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ठीक है, एक आपको और कौन सा मिलेगा हिमाचल प्रदेश में ही, बारालाचा दर्रा, बारालाचा हमने खरीदे थे, याद होगा अगर आपको तो। फिर ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। थ्रू विच पास डज ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इंडिया। मैंने बताया था ये आपका जैसे हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है चीन वाले इलाके से, तो यहाँ पे क्या पड़ता है, एक पास पड़ता है। तो ये पास कौन सा है, नाथुला, जेलिब, बोमडिला या योंगयम। तो आपको याद होगा मैंने योंग करके बार बार बताया था कि योंग नाम का जो व्यक्ति है जिसके साथ ब्रह्मपुत्र भारत आती है, तो ये हो गया योंगयप दर्रा, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, है ना, अगर पूछता है कि ये है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। वैसे भी यहाँ से जो आपका अगर मैप याद होगा आपको, तो आपको पता ही चल जाएगा कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से होकर आएगी, अरुणाचल प्रदेश से, तो योंगयप आपका कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मणिपुर में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड इन मणिपुर। तुजु, युजु, दिफु या नाथुला दर्रा। तो मैंने यहाँ पे बताया था तुजु दर्रा जो हो गया वो हो गया कहाँ पे, मणिपुर वाले इलाके में स्थित। दिफु जो है ये कहाँ होगा, ये होगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और बात करें नाथुला, तो ये नाथुराम गोडसे से मैंने आपको याद कराया था, ये कहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम वाले इलाके में। तो हर चीज आप जब ऑप्शन देखें ना तो क्लिक करनी चाहिए कि ये कहाँ था, ये कहाँ था, तब याद होगा कि हाँ हमें अच्छे से हर एक चीज याद है।
फिर भारत के भौगोलिक विभाजन का भाग नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल डिवीजन की कहिए या ज्योग्राफिकल डिवीजन कहिए। विशाल मैदान, तो ये आपका हो गया एक तो ग्रेट प्लेन, ठीक है। समुद्री तटीय मैदान, तो ये हो गया आपका ओशन या ठीक है कोस्टल रीजन कर दीजिए यहाँ पे, ओशियन कोस्टल रीजन, ठीक है। और फिर प्रायद्वीपीय पठार, तो ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये उत्तरी पठार, तो ये हो गया आपका नॉर्थ प्लेट्यू। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम पूरा मैप याद कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि मेन चीज जो है ना वो आप याद रखिएगा। जैसे सबसे ऊपर वाले इलाके में आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। पर्वत मतलब आपके हो गया माउंटेन, है ना। तो यहाँ पे माउंटेन वाला इलाका है, तो उत्तरी वाला आप चाहे आपको पूरा नहीं नाम याद हो, उत्तरी पर्वतीय मैदान, आप चाहे तो पूरा इलाका नहीं याद करें तो भी ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे माउंटेन है। नीचे वाले इलाके में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैदान, प्लेन मिलेगा। मैदान मैंने बताया था कि थोड़ा सा समतल वाला इलाका है, माउंटेन मतलब बिल्कुल चोटी वाला इलाका। फिर जब उसके बाद नीचे वाले इलाके में आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, पठार मिलेगा। अब प्रायद्वीपीय नहीं याद है तो भी आप कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन पठार याद रखिएगा कि पठारी एरिया है, ऊंचा है लेकिन ऊपर क्या है, फ्लैट है बिल्कुल। तो ऐसे मैंने बताया था कि ये हो गया पठारी एरिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो समुद्री वाला इलाका है, तो यहाँ पे आपका हो गया समुद्री तटीय मैदान। एक आपका लास्ट में इस वाले इलाके में मरुस्थल बचता है, तो मरुस्थलीय हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल याद रखिएगा कि पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, मैदान कहाँ पे है, मेनली यही चीज रहती है आपकी, ठीक है। फिर आपके आइलैंड्स वगैरह हो गया, समुद्री आपका कोस्टल जो एरिया है वो हो गया, ठीक है। फिर भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल स्थित है, विच चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। तो आपको बताना है मालदीव और इंडिया के बीच कौन सा है। 7, 8, 9 या 10। 10 तो हम पढ़ चुके हैं अंडमान और निकोबार के बीच, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 9 है, 8 है और 7 है। तो आपको अच्छे से याद होगा, हमने पढ़ा है 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच है, इंडिया और मालदीव्स के बीच है ना, 8 डिग्री। 8 से आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, चाहे तो 8 से अड़ जाना रिलेट कर सकते हैं कि मालदीव घूमने के लिए इंडिया वाले अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो मालदीव घूमने जाएंगे ही जाएंगे, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो 8 का जैसे हम ये लिखते हैं 8 का आप अड़ भी बना सकते हैं कि अड़ जाते हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री इससे हो गया रिलेट, ठीक है। और जब हम याद करते हैं 10 को हम बनाते हैं बस, जैसे हमने लिखा 10 तो 10 को हमने बना लिया बस। तो अंडमान और निकोबार के बीच घूमने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरी की पूरी बस चाहिए, बस भर के लोग जाते हैं अंडमान निकोबार घूमने के लिए, ठीक है। तो आप किससे रिलेट कर सकते हैं, फिर बस से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 अड़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जवाहर सुरंग के पास स्थित है, जवाहर टनल इज सिचुएटेड नियर। अच्छा, ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन हैं और जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं याद रखिएगा, एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा अलग अलग, जैसे मैं एमपीपीएससी का आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है। जवाहर सुरंग कहाँ पे है, जवाहर सुरंग बारालाचा, बनिहाल, बोमडीला या बुरजिल। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये किस इलाके में, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है ना। फिर आपका बचता है, देखिए बनिहाल हो सकता है, बारालाचा ये तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। बोमडीला बम कहाँ गिरा रहे थे, अरुण के यहाँ, तो ये भी कैंसिल हो गया। बुरजिल श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा था किसको, गिलगिट को। तो हमने देखा कि नहीं यार वो गिलगिट तो ऊपर चला जाएगा, तो हमें तो नीचे वाले इलाके में ही चाहिए, तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। बचता है कौन सा, बनिहाल। तो अगर आपको नहीं भी सीधे पता है तो फिर आप ऑप्शन देखिए कि जवाहर सुरंग हमने कहाँ बनाई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सा दर्रा हो सकता है, तो बनिहाल दर्रा, जो बनिहाल हमने ननिहाल से कनेक्ट किया, ननिहाल है ना। तो जवाहर सुरंग जवाहर जी का ननिहाल, श्रीनगर और जम्मू के बीच, इसके पास है आपका जवाहर सुरंग, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। नीति, लेपू आपका लेपू लेक भी मिल सकता है, लेपू लेक दर्रा, फिर माना या जेलेप दर्रा। तो आपको कौन सा बताना है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेप लगाने से रिलेटेड है ना, लेप लगाते हैं, लेप कहाँ लगा रहे हैं हम, लेप लगा रहे हैं सिक्किम में, ठीक है। या आप जेलेप को जैसे जेलेप ऐसे लिखते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये एल हटा के जीप भी कर सकते हैं कि सिक्किम हम कैसे जाते हैं, जीप से घूमने जाते हैं,
तो चाहे आप कैसे भी रिलेट करें, और ये तीनों मैंने आपको एक साथ याद करवाए थे, माना, नीति, लेपू, याद है? तो उससे आपको रिलेट करना है कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है? ये हो गया आपका। आपको क्या करना है, जितने भी आए हैं बताइएगा, जितने भी यहाँ पे आपके मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, कि आपने कितने सही किए, और ये देखिएगा कि आपको रिवीजन की कितनी जरूरत है ना। एक हफ्ते में हमने जो भी चीजें करी उससे आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, अब कितना आपको रिवाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, है ना, कि लाइक इतना मत अब कंजूसी करिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।